जरा सोचिए, अगर धरती पर मौजूद हर एक जीव एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में रखी एक किताब हो। हर कीड़ा, हर पेड़, हर जानवर। अब इस करोड़ों किताबों वाली लाइब्रेरी को सलीके से जमाने के बारे में सोचिए। यहीं से विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू होता है, ये समझने का कि हम जिंदगी की इस बेहिसाब वैरायटी को आखिर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए, इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारी धरती जिंदगी से लबालब भरी हुई है। चाहे बर्फीले पहाड़ हों, घने जंगल, गहरे महासागर या फिर उबलते पानी के झरने, आपको हर जगह जिंदगी मिलेगी। सर पर दौड़ते घोड़े से लेकर धीरे धीरे खिलते फूलों तक हर नज़ारा हमें हैरान कर देता है। और सच कहूं तो ये विविधता ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, जब हम इतनी विविधता की बात कर रहे हैं तो मतलब कितने जीव? तो देखिए, आज तक वैज्ञानिकों ने करीब करीब 17 से 18 लाख प्रजातियों को पहचाना है और उनके बारे में लिखा है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और मजे की बात यह है कि ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हर रोज नई नई प्रजातियों की खोज हो रही है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? इतने सारे मतलब लाखों जीवों को समझने, उनकी पढ़ाई करने और एक दूसरे से उनके बारे में बात करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। आखिर साइंटिस्ट्स जिंदगी के इस विशाल पहेली को सुलझाते कैसे हैं? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम कुछ चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जिंदगी के इस हैरान कर देने वाली दुनिया को और नामों से जुड़ी समस्या को। फिर एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन की सीढ़ी को समझेंगे, किंगडम से स्पीशीज तक का सफर देखेंगे और आखिर में ये सब ट्री ऑफ लाइफ को समझने के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का पहला कदम क्या होता है? उसे एक नाम देना। सही कहा ना? लेकिन तब क्या हो जब एक ही चीज के कई सारे नाम हों? बस यहीं से हमारी कहानी में पहली मुश्किल शुरू होती है, लोकल या आम नामों से होने वाला कंफ्यूजन। इस स्लाइड पर नजर डालिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक ही फल जिसे हम सब आम कहते हैं, उसे अलग अलग जगहों पर कितने अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भारत में ही इसे आम, अंबा और भी न जाने क्या क्या कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर जर्मनी का कोई साइंटिस्ट जापान के साइंटिस्ट से आम पर बात करना चाहे तो कितनी मुश्किल होगी। तो जाहिर है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम की जरूरत थी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे पूरी दुनिया में माना जाए और समझा जाए, ताकि जब एक वैज्ञानिक किसी जीव की बात करे तो दूसरा ठीक ठीक समझ जाए कि बात किसकी हो रही है। और इसका सॉल्यूशन मिला द्विपद नामकरण प्रणाली, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ये एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सिस्टम है। इसमें हर प्रजाति को दो शब्दों का एक यूनिक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। ये नाम लैटिन भाषा में होते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। मतलब ये अब वक्त के साथ बदलती नहीं, तो नामों में हमेशा एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। और इस बेहतरीन आइडिया को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है स्वीडन के वनस्पति शास्त्री कैरोलस लीनियस को। उन्होंने ही इस दो नाम वाले सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे बायोलॉजी की दुनिया में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आई। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके कुछ पक्के नियम हैं। पहला, नाम हमेशा लैटिन में होंगे और इटैलिक्स में, यानी तिरछे लिखे जाएंगे। दूसरा, पहला शब्द होगा जेनिस यानी वंश, जो उस जीव का सरनेम जैसा है, और इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। तीसरा, दूसरा शब्द होगा स्पीशीज यानी प्रजाति, और ये हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होगा। और चौथा, अगर इसे हाथ से लिखा जा रहा है तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। चलिए, अपने आम के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है मैंजिफेरा इंडिका। यहां मैंजिफेरा हो गया जीनस और इंडिका हो गई स्पीशीज। अच्छा, कभी कभी नाम के आखिर में आपको लिन जैसा कुछ लिखा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इस प्रजाति को सबसे पहले लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। ये एक तरह से उस वैज्ञानिक को क्रेडिट देना है। ठीक है, तो अब हर जीव का एक यूनिक नाम तो हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला कदम है उन्हें ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना, और ये सिर्फ नाम देने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये वैसा ही है जैसे हम अपनी लाइब्रेरी की किताबों को सही शेल्फ्स पे रख रहे हों। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। ये साइंस का वो तरीका है जिसमें जीवों को उनकी मिलती जुलती खासियतों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स या कैटेगरीज में बांटा जाता है। इससे उनकी स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। अब साइंस में इन कैटेगरीज को एक खास नाम दिया गया है,
टैक्सॉन। ये किसी भी लेवल की कैटेगरी हो सकती है। तो कुत्ते एक टैक्सॉन है, स्तनधारी यानी मैमल्स एक बड़ा टैक्सॉन है, और जानवर यानी एनिमल्स उससे भी बड़ा टैक्सॉन है। और ये सारे टैक्सा मिलकर बनाते हैं एक सीढ़ी, जिसे हम टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम कहते हैं। इसमें 7 मेन लेवल होते हैं, जो सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम से शुरू होकर सबसे छोटी और स्पेसिफिक कैटेगरी स्पीशीज तक जाते हैं। ये समझिए कि ये किसी भी जीव का पूरा डाक पता है। अब इस सीढ़ी का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ, जीवों के बीच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती जाती हैं। सोचिए, एक फैमिली में आने वाली सारी बिल्लियां काफी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन एक किंगडम में आने वाली बिल्ली और एक केचुए में बहुत ही कम बातें कॉमन होती हैं। चलिए अब थियरी को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। बिल्लियों का उदाहरण लेते हैं। शेर यानी लियो और बाघ यानी टाइग्रिस, ये अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें इतनी समानताएं हैं कि इन्हें एक ही जीनस पैंथेरा में रखा गया है। फिर इस पैंथेरा जीनस को हमारी घरेलू बिल्लियों वाले जीनस फेलिस के साथ मिलाकर एक बड़े ग्रुप में रखा जाता है, जो है फैमिली फेलिडी यानी बिल्ली परिवार। और ये पैटर्न बस ऊपर और ऊपर चलता जाता है। जैसे बिल्ली फैमिली फेलिडी और कुत्ता फैमिली कैनिडी, ये दोनों अलग हैं, पर दोनों ही मांसाहारी हैं, इसलिए उन्हें एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। ये उनके शेड शिकारी नेचर को दिखाता है। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एक साथ ले आता है। यहाँ इंसान, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं, सबका पूरा क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। गौर कीजिए कि हम इंसान प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं, जबकि मक्खी डिप्टेरा ऑर्डर में। ये दिखाता है कि कैसे हर एक जीव को इस सिस्टम में एक खास जगह दी गई है, जो उसके एवोल्यूशनरी सफ़र को भी बताती है। तो हमने नाम रखना सीख लिया, ग्रुप बनाना सीख लिया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये सिर्फ चीज़ों को नीटली अरेंज करने का एक तरीका तो नहीं हो सकता? और जवाब ये है कि ये सिस्टम सिर्फ एक फाइलिंग कैबिनेट नहीं है। ये असल में जीवों के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी उनके विकासवादी रिश्तों का एक नक्शा है। जो जीव जितने करीबी ग्रुप्स में होते हैं, उनका एवोल्यूशनरी कनेक्शन उतना ही नज़दीकी और हाल का होता है। क्लासिफिकेशन की इस गहरी स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जिंदगी के एक विशाल पेड़ की शाखाओं को समझने जैसा है, जहां हर पत्ती एक स्पीशीज है। तो ये सिस्टम हमें वो सब समझने में मदद करता है जो हम जानते हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। उन लाखों करोड़ों अनजान प्रजातियों का क्या, जिनसे हम अब तक मिले ही नहीं हैं, जो जिंदगी की इस विशाल लाइब्रेरी में खोजे जाने का और इस महान पेड़ पर अपनी सही जगह पाने का इंतजार कर रही हैं।